हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्वेता और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी और मैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर दो बुक्स हैं। एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम लोग पहली किताब से स्टूडेंट शुरू करेंगे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स जो आज आपके साथ पैरेलल चल रही है। कंटेम्प्रेरी, द टाइम विच इज पैरेलल टू यू। वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स जिसने आज आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप करी है, जो आज आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जैसी भी है उसको शेप करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उसने। तो आज हम जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो पहला चैप्टर वो पढ़ने वाले हैं और उसका नाम जो है कोल्ड वॉर एरा। एंड आई बिलीव ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये एक्चुअली में ऐसा हुआ है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। ये एक्चुअली हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हुआ है और जिसकी वजह से आज की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो सो कॉल्ड हम यूएसए की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि यूएसए इज़ अ सुपर पावर। उसके पीछे कुछ कारण था, कुछ सिचुएशंस, कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि यूएसए इज इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड पावर। और लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एंड आई बिलीव आपको सुनने में अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएगा। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जिसका नाम है कोल्ड वॉर। फाइन स्टूडेंट। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हम बोर्ड क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या ज़रूरी है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेंगे। बैकग्राउंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, या डिस्कस कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या थी, ठीक है, और ये कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी और इसका रिजल्ट क्या था, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स, दैट इज USA and USSR. Fine. Then definitely we're going to discuss the consequences, effect, and the major events which happened during this Cold War period. And definitely we're going to discuss the definition of Cold War. We're going to discuss what are the main features of Cold War. But primarily we are discussing the division of world into 2 power blocks, and secondly we're going to discuss the emergence of non-aligned movement. I hope you have heard about it and आपने सुना भी होगा, आपने इसके रिलेवेंस के बारे में भी पढ़ा होगा और अभी भी ये जो ग्रुप है वो एक्टिव है। और देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमर्जेंस ऑफ न्यू। फाइन, सो दिस विल बी द बैकग्राउंड। हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले 2 पावर ब्लॉक्स, ठीक है। After Cold War, the world has divided into 2 power block. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ब्लॉक्स की वजह से ही नाम एमर्ज हुआ, क्यों एमर्ज हुआ, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एमर्जेंस ऑफ न्यू। न्यू स्टैंड्स फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है।
बेसिकली हम 4 मेजर चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे. वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, then division of world into 2 power blocks, secondly emergence of NAM and the emergence of NEO. ठीक है, so let's start with the chapter. World War II. ठीक है, World War II basically it was fought between Allied. मेरे ख्याल से आपको ये पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 भी और वर्ल्ड वॉर 2 भी अलाइड और एक्सिस के बीच में ही फाइट की गई थी. अलाइड में बेसिकली जो मेन मेंबर्स थे देवर यूएसए, यूएसएसआर और यू कैन से यूएसए, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन, एंड देयर वर मेनी मोर बट दीज आर द मेन मेंबर्स. देन एक्सिस वी हैव जर्मनी, जापान, Hungary, and so on. Fine. And the period of World War was 1939 to 1945. Okay. Now, second question. First thing जो मैंने आपको बताई है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में. वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी वो 1939 से 1945 में लड़ी गई थी और it was fought between Allied and Axis. And in Allied we have a major members like USA, USSR and Britain. And in Axis we have Germany, Japan, Hungary and so on. And it was won by these Allied powers. Fine. Now, what happened in the year 1945? 1945 में क्या हुआ? जब लड़ाई खत्म होने वाली थी तो USA dropped atom bomb on Hiroshima and Nagasaki in Japan. ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम ड्रॉप किया तो इट वाज टोटली अ रॉन्ग डिसीजन. बोला जाता है कि जापान पहले से ही तैयार था सरेंडर करने के लिए, पहले से ही पता था कि अलाइड जो है जीतने वाली है और एक्सिस हारने वाली है. तो देयर वाज नो नीड ऑफ ड्रॉपिंग दैट एटम बम. यू नो दैट व्हाट इज एटम बम? एटम बम इज समथिंग व्हेन इट गोइंग टू बी ड्रॉप्ड द इफेक्ट्स विल बी मल्टीप्लाइड. और उसकी भरपाई जापान को डिकेड्स तक करनी पड़ी है और अभी भी कर रहा है. तो यूएसए को क्रिटिसाइज किया गया कि सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए या सो कॉल्ड अपनी हेजमनी दिखाने के लिए यूएसए ने जापान पे एटम बम ड्रॉप किया. नहीं तो जापान तो पहले से ही जो है सरेंडर करने वाला था और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी. खैर, दूसरी तरफ अमेरिका भी बोला कि नहीं, जो सपोर्टर्स थे अमेरिका के वो बोले कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरत थी. देश में, विश्व में बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई थी और पीस बनाना बहुत ज़रूरी था. सो वी हैव ड्रॉप दिस एटम बम ऑन जापान. So it was a controversial and lot of criticism were faced by the America. But finally, when America dropped atom bomb over Japan, it was declared that America is now a superpower. Because taking so much of dare step, कि इतने boldly बिना किसी को ध्यान में रखते हुए ही dropped atom bomb, ये हर कोई नहीं कर सकता. और कुछ ये भी रीज़न था अमेरिका का कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता था. वो ये सोचता था कि वर्ल्ड समझ जाए कि मेरे से ऊपर कोई नहीं हो सकता. तो अमेरिका ने स्टेप लिया विच वॉज रियली नॉट अ गुड स्टेप. देन जो यूएसएसआर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए के साथ थी, उसने ये डिसाइड किया कि क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कह रहा है बट मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा and I will going to make my own block. तो ये जो इवेंट था जापान के ऊपर एटम बम ड्रॉप करने का, वो साइमल्टेनियसली कुछ ऐसा हुआ कि यूएसएसआर जो पहले यूएसए के साथ था वो उसके सामने हो गया, फेस टू फेस हो गया, वो उसका एंटी हो गया. क्योंकि यूएसएसआर डू नॉट वांट टू फॉलो द हेजेमनी ऑफ यूएसए. इसके बहुत सारे कारण थे, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो 1945 में atom bomb was dropped by USA
and on Japan, and it was the end of Second World War. And simultaneously कुछ ऐसा हुआ कि 1945 के बाद ही एक बहुत ही गर्म या कह लो एक ऐसी सिचुएशन राइज हो गई कि दोबारा से ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. एंड जिसको हम ने फिर बाद में बोला कि ये जो टाइम था ये कोल्ड वॉर का टाइम था. हमने बहुत सी कोल्ड वॉर पढ़ी है, बट ये कोल्ड वॉर ऐसी है जिसने हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप किया है, प्रेजेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप किया है. ठीक है, तो कोल्ड वॉर वाज स्टार्टेड बिकॉज USSR denied to follow USA. Fine. Now, why USSR denied to follow the USA? USSR, Union of Soviet Socialist Republic, and USA, United States of America. Fine. USSR एक कम्युनिस्ट ग्रुप था, ठीक है, और USA एक कैपिटलिस्ट ग्रुप था. दोनों की सोच और गवर्नेंस का तरीका पूरी तरीके से अलग था. जहां USA ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे देना चाहता था, वहीं पे कम्युनिज्म, कम्युनिटी और पब्लिक सेक्टर की ज़्यादा बात करता था. तो दोनों की सोच और देश को चलाने का तरीका पूरी तरीके से अलग था, और दोनों ही अपने आप को वेल इक्विप्ड मानते थे कि हमारे पास, दोनों के पास बराबर पावर है, बिल्कुल बराबर पोटेंशियल है, और हम क्यों किसी को फॉलो करें. तो USSR एंड USA, they both decided कि now will not going to be join, now will going to be face to face. Now there will be a face to face war, and the world will divide it into two blocks. तो यहां से जो है the Cold War started. The period of Cold War was 1945 to 1991. ठीक है, कोल्ड वॉर शुरू हो गई और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए जिसके अंदर ऐसा लगा कि अब तो ये दोनों दोबारा से वॉर करेंगे और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी. यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ये बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया होगा. अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन ऐसा है या ये टॉपिक ऐसा है जो हमेशा जो है पेपर में आता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है. ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और हमें जो है चैप्टर को भी ढंग से पढ़ना है, ताकि दोनों चीज़ें हमारी जो है क्लियर हो जाए और हम अच्छे से जो है इसको अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. Cuban Missile Crisis. It's Cuban Missile Crisis. ये कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट माना जाता है. ऐसा लग रहा था कि दोबारा से जो है कोल्ड वॉर या दोबारा से जो ये सिनेरियो है वो हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, अच्छा, मैं कोल्ड वॉर कह रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, ठंडी वॉर, ये क्या होती है? ठंडी वॉर और गर्म वॉर में, या ठंडी लड़ाई और गर्म लड़ाई में क्या फ़र्क है? देखो, ठंडी लड़ाई या कोल्ड वॉर वो हो गई जिसके अंदर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता. बेसिकली जो इसमें लड़ाई होती है वो आइडियोलॉजीज की होती है और अपनी बात मनवाने की होती है या अपने आप को सुप्रीम दिखाने की होड़ होती है. लेकिन हॉट वॉर जो होती है वहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप बातचीत कर रहे हैं, आप मीडिया में जो है स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. हॉट वॉर मीन्स यूज ऑफ वेपन. वहाँ सीधा लड़ाई होती है
बॉर्डर्स पे फाइट की जाती है, फेस टू फेस जो है फायरिंग की जाती है, एंड दिस इज हॉट वॉर. एंड व्हाट द बेसिक डिफरेंस वाज दैट इज दैट कि कोल्ड वॉर मीन्स नो वेपन एंड हॉट वॉर मीन्स ओनली वेपन. तो सो दिस इज अ कोल्ड वॉर. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर? बिकॉज कभी भी ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आई कि वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए, पर स्टिल ऐसे भी बहुत से इवेंट आए जिसके अंदर लोग मरे, पर इतना ज़्यादा कभी जो है जेनोसाइडल नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कभी मास किलिंग नहीं हुई, या इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हुआ कि हम इसको हॉट वॉर कह सकें. तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, वो यही कहते हैं कि दिस पीरियड इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर, एंड इट नेवर हैपन्स टू सच एन एक्सटेंट कि इट कन्वर्ट्स इनटू अ हॉट वॉर. सो द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस व्हिच इज द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर. बस ये सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि चलिए अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली. अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था क्या? सबसे पहले तो ये समझना है कि क्यूबा क्या है. क्यूबा जो है एक कंट्री है जो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में पड़ती है और बिल्कुल ऑफ कोस्ट है, मतलब जहां नॉर्थ अमेरिका खत्म हो रहा है उसी के साइड में एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, दैट कंप्राइज ऑफ क्यूबा. ठीक है. और क्यूबा जो थी, क्यूबा जो है, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री. ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री अभी भी है, तब भी थी. और क्योंकि जो कोल्ड वॉर थी वो एक्चुअली कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में थी, तो क्यूबा जो था वो अमेरिका के लिए एक कारण बन गया था कि भाई यहाँ से मुझे थ्रेट हो सकता है. खैर, क्यूबा जो था एक कम्युनिस्ट कंट्री, उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था और है भी. और जो वहाँ के लीडर थे उस समय, उनका नाम था फिदेल कास्ट्रो. अच्छा, ये जितने भी नाम इस चैप्टर के अंदर गिवन है ये याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्यूबा का लीडर कौन था, या कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, या यूएसएसआर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर. और इस तरह के छोटे क्वेश्चन जो, या क्यूबा की लोकेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एनसीईआरटी थॉरली. ठीक है, समझना भी ज़रूरी है और चैप्टर को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 100% जो पेपर है वो आपकी बुक से ही आता है. ठीक है. तो ये हमने 4-5 चीज़ें मैंने आपको बता दी. क्यूबा जो है नॉर्थ अमेरिका में, इट इज़ सिचुएटेड इन साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इट्स अ आइलैंड एंड इट इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, एंड दैट टाइम द लीडर ऑफ क्यूबा वॉज फिदेल कास्ट्रो. और एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूँगी कि इस समय जो क्यूबा को रूल कर रहा है उनका नाम है राउल कास्ट्रो. छोटा सा फैक्ट है, आप किसी को बता सकते हैं. यू कैन आस्क एनीवन हु इज़ अ लीडर ऑफ क्यूबा, इट्स राउल कास्ट्रो. यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी. अब क्राइसिस क्या था एक्चुअली में? ऐसे र्यूमर स्प्रेड कर लो या एक्चुअल में ऐसा हुआ, ऐसे जो है अफवाहें या बातें आने लगी कि यूएसएसआर जो है क्यूबा के अंदर एक मिलिट्री बेस बना लिया है उसने, और वो वहाँ पे जो है न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करेगा और वहाँ से वो यूएसएसआर पे अटैक करेगा. ये जो है सिचुएशन बन गई थी. ऐसा बोला जा रहा था कि क्यूबा जो है वो यूएसएसआर से फंड्स ले रहा है और वो वेपन्स इकट्ठे कर रहा है, किस लिए? अमेरिका पे अटैक करने के लिए. ठीक है. ऐसे जो है न्यूज़ मीडिया में आ रही थी, चारों तरफ ये बात जो है फैल गई थी कि भाई नाउ समथिंग फिश इज गोइंग ऑन, और यूएसएसआर कुछ यूएसए के खिलाफ प्लान कर रहा है. ठीक है. तो क्यूबा में जो बेसिकली जो है ऐसा हुआ कि 1962 में, ठीक है, 1962 में ऐसा बोला गया कि यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर एक मिलिट्री बेस बना लिया है. ठीक है. और इस बेस के थ्रू जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो लॉन्च कर चुका है और अब वो अमेरिका पे अटैक करेगा. जब ये सब चीज़ें चल रही थी उसके 3 हफ्ते बाद, आफ्टर 3 वीक्स, जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज
जॉन एफ कैनेडी, उनको जो है इस बारे में पता चला। उनको गुस्सा भी आया और स्ट्रेंज भी लगा कि ये मेरे बिल्कुल सामने से क्या होने वाला, मेरे पड़ोसी से, मतलब मेरे को बिल्कुल नियर बाय कंट्री से मेरे को पे अटैक होने वाला है, ये कब हुआ, कैसे हुआ। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज एंड सस्पिशियस न्यूज़, और इट्स नॉट अ स्ट्रेंज, इट वॉज अ स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर जॉन एफ कैनेडी। ऐसा बोला जाता है कि इतनी लड़ाई करने के बाद यूएसए का कोई मन नहीं था कि दोबारा से वो किसी लड़ाई में पड़े, ठीक है। और ऑब्वियसली लड़ाई या वॉर इट्स नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इवन इन टुडेज सिनेरियो वी कैन नॉट वॉर। तो जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, जॉन एफ कैनेडी, वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई लड़े, पर वो ये भी नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर हम पे अटैक कर दे। तो जब उनको 3 हफ्ते बाद ही पता चला कि ऐसा कुछ जो है क्यूबा से कुछ मिलिट्री बेस बन रहा है या मिलिट्री जो है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो लॉन्च हो गए हैं, तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्टली जो है इंस्ट्रक्ट कर दिया कि अगर आपको यूएसएसआर की तरफ से कोई भी शिप आती हुई जो मिलती है, आप सीधा जो है इस पर अटैक करिए, और जो है मैं हर सिचुएशन के लिए, हम लोग हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन हो गई, और ऐसा बोला जाता है कि यूएसए पहली बार इतनी पास से टारगेट हुआ। क्यूबा जो बिल्कुल लगती है नॉर्थ अमेरिका से, यूएसए के बिल्कुल ऑफ कोस्ट है, इट्स इन साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एक छोटा सा आइलैंड है जो कम्युनिस्ट कंट्री है। पहली बार ऐसा हुआ कि इतने पास से जो है अमेरिका ने अपने किसी दुश्मन को एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो ये चीज़ अमेरिका के लिए थोड़ी, उसकी ईगो भी हर्ट हो रही थी, बहुत सरप्राइजिंग भी था, और उसको ये भी लग रहा था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो प्रिपेयर थे लड़ाई के लिए, पर वो ये भी नहीं चाहते थे कि एक्चुअली में लड़ाई हो। बट खैर इस तरह की न्यूज़ और जो स्टेटमेंट्स थी वो पास ऑन हो गई थी कि भाई अगर जो है ये सब चीज़ें जो है कंटिन्यू रही तो देयर माइट बी अ वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इतनी कम समय में ही शुरू हो जाए दोबारा से। लेकिन कुछ फॉर्चुनेटली आप कहिए कि दोनों जो थे, जो भी टेंशन्स थी वो साइमल्टेनियसली कम हो गई, और दोनों ने डिसाइड किया कि वी विल नॉट गोइंग टू हैव अ वॉर। क्यों नहीं किया ये मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेती हूँ आगे। वैसे ये टॉपिक थोड़ा आगे है, चैप्टर जब आप रीड करेंगे तो आपको थोड़े आगे जो है इसको पढ़ने को मिलेगा, पर मैं इसको जो है अभी आपको बता देती हूँ कि ये टॉपिक क्या है। एक्चुअली में ये एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या कहता है? उन्होंने लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी बिकॉज ऑफ लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सुपर पावर हैं, ठीक है, आपके पास हर तरीके का वेपन है, ठीक है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सब कुछ आपके पास अपडेट है, पर आपको ये भी पता है कि आप जिससे लड़ने वाले हो वो भी उतनी कैपेसिटी के साथ बैठा है जितनी कैपेसिटी के साथ आप बैठे। तो अगर आप लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, आप लड़ाई लड़ेंगे, हो सकता है आप जीत भी जाए, लेकिन जो नुकसान, जो परसेंटेज है डिस्ट्रक्शन की और जो नुकसान होगा वो बराबर ही होगा, ऑलमोस्ट बराबर होगा, और डेफिनेटली उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जब आपको पता है कि आपके सामने वाला आपके बराबर शक्तिशाली है, और अगर आप उससे लड़ेंगे और आपको भी उतना ही नुकसान होगा जितना उसको नुकसान होने वाला है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड द वॉर। दैट इज कॉल्ड एज लॉजिक ऑफ डेटरेंस, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा फिट होता है। एज यू ऑल नो, एवरीवन इज हैविंग दिस न्यूक्लियर वेपन, एटम बम। हम लोग कह लो कि वेपन्स के बेड पे बैठे हैं, अगर कोई भी किसी को टच करता है, कोई भी एक भी वेपन इस्तेमाल करता है, तो डेफिनेटली सामने से जवाब जरूर आएगा, और उसके बाद क्या रिजल्ट होगा, उसके बाद कहाँ तक वो लड़ाई जाएगी, कहाँ तक वो नुकसान होगा, कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। तो इट्स बेटर टू अवॉइड अ वॉर, क्योंकि अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाए तो अगर 1914 में हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद 1939 में हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाए या मेडिवल हिस्ट्री में जाए तो हम लड़ ही रहे हैं, वी आर जस्ट फाइटिंग विद ईच अदर।
जिसकी वजह से कितनी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। कभी हम लोग सेटल नहीं हो पाए, हम लोग वेपन्स ही बनाते रहे, ह्यूमन राइट्स की कभी हम बात ही नहीं कर पाए, अदर कंसर्न्स को हम लोग देख ही नहीं पाए। तो वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। लड़ाई अगर आप करेंगे तो उसका जवाब लड़ाई ही होगा, प्यार नहीं हो सकता, सेटलमेंट नहीं हो सकती। और आज के टाइम में जहाँ प्रायोरिटीज़ बिल्कुल बदल चुकी हैं, जहाँ सोसाइटी बहुत वनरेबल हो चुकी है, तो इट्स नॉट ईजी टू वॉर एंड इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ टू वॉर। तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस ये कहता है कि अगर आप बिल्कुल दोनों साइड बराबर हैं और आपका नुकसान बिल्कुल बराबर है, तो समझदारी यही है कि आप लड़ाई ना करें। तो यही एक कारण था जिसकी वजह से जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो कभी भी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हो पाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ लॉजिक ऑफ डेटरेंस। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी आपको समझ में आया होगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। कॉन्सिक्वेंसेस तो खैर कुछ नेगेटिव हो नहीं पाए, ख़त्म हो गई वॉर और जो है इट सेटल्ड आफ्टर दैट। लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वर नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट विच हैपेंड इन कोल्ड वॉर। बहुत सारी और चीज़ें भी हुई जो हम आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ते हैं, जो हमने अब इतना जो है मैंने आपको समझा दिया है। और कहीं भी आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि मैम ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया या समझ नहीं आ रहा, डू राइट, आप लिखें, मुझे बताइए कि क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर कोई और टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप उस टॉपिक को मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। और जो स्टडी खजाना है वहाँ पे मेल करिए आप और पूछिए अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन आप मुझसे, कोई हॉट क्वेश्चन, कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे, हालांकि मैं इसके बारे में काफ़ी चीज़ें आपको समझा चुकी हूँ, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है? कोल्ड वॉर बेसिकली अ वॉर विदाउट वेपन, ठीक है। War without weapon. It is basically based on ideological differences, or it is a race of supremacy, ठीक है। सो बेसिकली जो ये कोल्ड वॉर थी, इसका सिर्फ जो मेन जो रूट था लड़ाई का वो था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। और उसके बाद जब अमेरिका ने हिरोशिमा पे, नागासाकी पे एटम बम ड्रॉप कर दिया, तो यूएसएसआर को लगा कि मैं भी कोई छोटी जो है कंट्री नहीं हूँ, अगर यूएस से अपने आप को जो है प्रूफ करना चाहता है तो मैं भी पीछे नहीं हटूँगा, मैं भी अपने आप को जो है प्रूफ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली ये कोल्ड वॉर थी। और कोल्ड वॉर के अंदर आपको पता ही है कि जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। वर्ल्ड जो था वो कोल्ड वॉर के अंदर क्या था कि जो वर्ल्ड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक था वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरा था ईस्टर्न ब्लॉक, ठीक है। एक था वेस्टर्न ब्लॉक, एक था ईस्टर्न ब्लॉक। जो वेस्टर्न ब्लॉक था इट वाज हेडेड बाय यूएसए और जो ईस्टर्न ब्लॉक था इट वाज हेडेड बाय यूएसएसआर, ठीक है। तो कोल्ड वॉर चल रही है, बातचीत हो रही है, बहस हो रही है, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, दोनों का काम करने का तरीका जो है गलत बताया जा रहा है। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो डरी हुई हैं कि भाई अब क्या होगा, लड़ाई होगी कि नहीं होगी, हम क्या करें, कैसे अपने आप को बचाएं, साथ रहेंगे तो भी जो है मुसीबत है और अगर नहीं साथ रहेंगे तो भी मुसीबत है। तो बहुत ही दिक्कत वाली सिचुएशन हो गई थी पूरे वर्ल्ड में। और ये पीरियड कुछ ऐसा था कि सारा ध्यान तो इसी में ही रहता था कि भाई यूएस से गुस्सा ना हो जाए या यूएसएसआर गुस्सा ना हो जाए, यही सब चीज़ें चलती रहती थी। खैर यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दी मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर,
मतलब ये तो डिसाइड हो गया था कि दो एंटी ग्रुप हैं, एक यूएसए और यूएसएसआर, लेकिन ये कैसे रिएक्ट करेंगे अगर कुछ गुस्से वाली बात हो जाती है या कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये दो खास बातें जो हमने पढ़ी मिलिट्री फीचर में, कि सबसे पहले तो ये कि दे बोथ बिहेव रैशनली एंड रिस्पॉन्सिव। मतलब गुस्सा तो है, ठीक है, दुश्मन भी है, पर लड़ाई करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि करनी है कि नहीं करनी है, और अगर करनी है तो कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हमेशा जो इस चीज का ध्यान रखना है कि सोच समझ के लड़ाई करनी है और डेटरेंस को फॉलो करना है। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि लड़ाई ना हो। नुकसान, कॉन्सिक्वेंसेस, भरपाई सब ध्यान में रखना है कि लड़ाई करनी है कि नहीं करनी है। रैशनली मतलब, अच्छा रैशनली मतलब कि सोचना है कि एक्चुअली में जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अगर कोई मेरी जो है मिलिट्री ग्रुप का जो मेंबर है वो कह रहा है कि भाई यूएसएसआर मेरे को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे रिसोर्सेज पे अटैक कर रहा है, आप चलिए उससे लड़ाई करिए, तो उससे पहले सोचा जाएगा। ये नहीं कि आप अंधाधुन आपने जो है लड़ाई करनी शुरू कर दी और डिसाइड कर लिया कि भाई अब तो हमें लड़ना ही है। नहीं, ऐसे नहीं करना। सोचना है, डिसीजन लेने से पहले, अटैक करने से पहले सोचना है कि एक्चुअल में ये लड़ाई कितनी वर्थ रहेगी और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। ठीक है, तो ये दो मिलिट्री फीचर्स है बस, और ये डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला है, तो लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। और मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी बच्चों आपको कि कोशिश करिए कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की लाइन्स या उसके वर्डिंग्स या उसके सेंटेंसेस का जो तरीका है फ्रेम करने का उसको भी फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि जब बोर्ड में पेपर्स की चेकिंग होती है तो जो आंसर की होती है पेपर की वो ज़्यादातर एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें आप समझ पाएंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, बार बार रीड करेंगे, तो आप एक अच्छा स्कोर इस सब्जेक्ट में ले सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका बेस क्लियर है, आप पॉलिटिकली थोड़े साउंड हैं, आप थोड़े सा अप टू डेट हैं, तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस में 100 मार्क्स लेना इट्स नॉट अ टास्क। तो हम टारगेट 100 का रखेंगे, हम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आई विल गोइंग टू हेल्प। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये सब चीज़ें समझ में आ गई, और मेन मिलिट्री फीचर्स हो गया हमारा, हमने क्या क्या क्वेश्चन कर लिए, बैकग्राउंड कर लिया हमने, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने व्हाट इज़ कोल्ड वॉर ये कर लिया हमने। और ये चीज़ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर देयर वाज एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक ब्लॉक जो था वो वेस्टर्न ब्लॉक बोला जाता था, और एक ब्लॉक जो था वो ईस्टर्न ब्लॉक बोला जाता था। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। वेस्टर्न ब्लॉक जो था वो यूएसए के साथ था, और ईस्टर्न ब्लॉक जो था वो यूएसएसआर के साथ था। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो यूएसए के साथ थे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोले जाते थे, और जो यूएसएसआर के साथ थे वो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री बोले जाते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सी थी या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सी थी। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि बेसिकली वो कौन कौन से मेंबर्स थे जिन्होंने यूएसए और यूएसएसआर को ज्वाइन किया था। अच्छा, एक्चुअली में जब जो पावर ब्लॉक्स बने थे, और जो पावर ब्लॉक्स बने थे उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, पावर ब्लॉक्स को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को अपने ग्रुप्स में मेंबर बनाना। तो जो वेस्टर्न ब्लॉक था उसने कुछ मिलिट्री ग्रुप्स फॉर्म करे, और जो ईस्टर्न ग्रुप है उसने कुछ मिलिट्री ग्रुप फॉर्म किए। वो कौन कौन से थे वो जानना ज़रूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने नाटो फॉर्म किया, that is North Atlantic Treaty Organization, और ये जो है आपकी 19 अप्रैल
अप्रैल 1949 में बनी। तो जब यूएसआर को पता चला कि भाई जो है अमेरिका ने नाटो बना लिया है तो वो कैसे पीछे हटते, तो उन्होंने जो है नाटो को जवाब देने के लिए ही फॉर्म्ड अ वॉरसो इन 1955। और इस जो मिलिट्री ग्रुप का सिर्फ पर्पस ये था कि नाटो को किसी तरह से काउंटर करना है और इनको जो है दबाने की कोशिश करनी है। तो खैर इसके अंदर 12 मेंबर थे जिन्होंने जो है इसको नाटो को ज्वाइन किया था। ईस्टर्न ब्लॉक ने सिर्फ एक ही मिलिट्री ग्रुप बनाया था जिसका नाम है वॉरसो, पर वेस्टर्न ब्लॉक ने नाटो बनाया था। देन दे फॉर्म सेंटो, इट्स अ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ सेंट्रल treaty organization, and third is SEATO, which is the Southeast Asian Treaty Organization, Southeast Asian Treaty Organization, fine। तो बेसिकली आपको इनका नाम पता होना चाहिए, इनमें जो मेन मेंबर कंट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। शॉर्ट नोट आएगा या एक क्वेश्चन आ सकता है कि इलैबोरेट द मिलिट्री ग्रुप्स मेड बाय द टू पावर ब्लॉक्स, सो इट कैन बी नाटो, सेंटो, सियाटो फ्रॉम द वेस्टर्न ब्लॉक एंड वॉरसो फ्रॉम द ईस्टर्न ब्लॉक, फाइन। तो ये जो था ये टू पावर ब्लॉक्स थे जो एमर्ज हुए थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। बहुत सिस्टमैटिक ही किताब जो है ना, बहुत सिस्टमैटिक है। जब आप फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर में आएंगे आपको लगेगा कि अरे ये तो पीछे से एक लिंक बना हुआ है। तो ये किताब मुझे बहुत पसंद है और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इसमें चीज़ें दी गई हैं। आप एक बार इसको रीड करेंगे यू विल फाइंड ओके दिस थिंग इज रिलेटेड टू दिस थिंग। अच्छा ये तो मैंने, और कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जब आप आगे आप उसको पढ़ेंगे तो आप उसको पीछे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस बुक एंड आई बिलीव इट, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से याद भी कर पाएंगे। तो खैर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई हम कह रहे हैं कि सुपर ब्लॉक्स, सुपर पावर्स, सो कॉल्ड सुपर नेशनल पावर्स, सुपर नेशनल मतलब सुपर से भी ऊपर, सुपर नेशनल, ठीक है, इनको क्या जरूरत पड़ गई मिलिट्री ग्रुप्स बनाने की? दे आर ऑलरेडी सो कॉल्ड सुपर पावर और उनके पास सब कुछ है, दे आर हैविंग एवरीथिंग, दे आर हैविंग एवरीथिंग, ठीक है। क्या जरूरत है इनको जो है पावर ब्लॉक बनाने की? एटम बम है, वेल इक्विप्ड है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो व्हाई दे आर मेकिंग द अलायंसेस? सो द पर्पस ऑफ मेकिंग अलायंसेस, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग अलायंसेस? आप सोच सकते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं? हम किसी के साथ दोस्ती क्यों करते हैं, या हम किसी को जब हमको कोई ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उसमें लोगों को क्यों ज्वाइन करते हैं, अकेले क्यों नई चीज़ें हम हैंडल कर पाते हैं? तो बहुत सारे कारण होते हैं कि भाई हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है, कई बार हमें चीज़ें अकेली नहीं हो पाती तो वो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो हमें हेल्प कर पाएंगे। हो सकता है जो उसमें से कोई ग्रुप मेंबर हो वो बहुत स्ट्रांग हो और उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हों, तो हम जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ग्रुप को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यही सब कारण थे जिसकी वजह से जो जितने भी पावर ब्लॉक्स थे उन्होंने जो है ग्रुप बनाए थे, जिसमें से पहला था फॉर वाइटल रिसोर्स। आप कितने भी सुपर पावर हैं, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज कहीं ना कहीं कम पड़ ही जाते हैं। जब आप लड़ाई लड़ते हैं, आपको वेपन्स की ज़रूरत होती है, सोल्जर्स की ज़रूरत होती है, तो आपके जो मेंबर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते ही हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स टू मेक अलायंस। आज के टाइम पे तो इतना इंपॉर्टेंट है अलायंस बनाना कि बिना वेस्टर्न या बिना फॉरेन अलायंस के आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वाइटल रिसोर्स के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि ऑयल हो गया एंड अदर मिनरल्स, जैसे कि ऑयल हो गया एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। आपको ये एज इट इज ही याद करनी है। जो बुक में आपको जो
फीचर्स दे रखे हैं कि वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, ये एज इट इज़ ही आपको जो है याद करनी है। एक मैं आपको पर्सनल गाइडेंस देना चाहूँगी बेटा कि आप जितनी भी रेफरेंस बुक ले लें, ठीक है, आपको रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आंसर नहीं प्रैक्टिस करने, क्योंकि कंटेंट जो आपको पढ़ाया जा रही है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी, लेकिन जो वर्डिंग्स हैं वो एनसीईआरटी की होनी चाहिए। कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बिल्कुल आप क्रैमिंग करिए, नहीं, तो कोशिश करिए कि जो लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी की आप फॉलो करें, आप देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, कभी भी थ्योरी के अंदर पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने हैं, हमेशा पॉइंट्स में आप आंसर लिखेंगे, और पॉइंट्स में आंसर लिखने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको अंडरलाइन करेंगे। अगर आप कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं और ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें ये फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करिए। जो आपका एग्जामिनर होगा उसको रीड करेगा, उसको रियलाइजेशन होगा कि अरे बच्चे को तो पूरी नॉलेज है, एंड डेफिनेटली ही विल गोइंग टू गिव यू 6 मार्क 5 मार्क जो भी आपका क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए। लॉन्ग आंसर्स बेसिकली पॉइंट में लिखिए, डिटेल लिखिए, प्रॉपर एग्जाम्पल्स लिखिए। पॉलिटिकल साइंस में एग्जाम्पल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आंसर में कहीं ना कहीं जो है कमी रह जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एनसीईआरटी। उसके बाद सेकंड जो है वाइटल रिसोर्स, ऑयल एंड अदर मिनरल्स। उसके बाद टेरिटरी की बात की जा रही है कि फ्रॉम वेयर टेरिटरी, या आपको जो है कोई मिलिट्री बेस मिल जाए, जैसे कि यूएसएसआर ने क्यूबा में किया, कोई मिलिट्री बेस आप बना लें टू लॉन्च योर वेपन्स ओवर योर एनिमी, फाइन। तो अगर आपको सपोज चाइना पे स्पाई करना है तो आप अमेरिका यूएसए से तो आप जो है स्पाई कर नहीं सकते, आप इंडिया के साथ अलायंस बनाएंगे, आप बांग्लादेश के साथ अलायंस बनाएंगे। अगर चाइना को हम पे स्पाई करना है तो हम श्रीलंका के साथ वो अलायंस बनाएगा ताकि वो हम पे, और ऐसा वो कर भी रहा है, यू नो दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अलायंस बिकॉज अलायंस हेल्प्स यू इन मेनी वे। वाइटल रिसोर्स, सेकेंड टेरिटरी एंड मिलिट्री बेसिस टू लॉन्च वेपन, थर्ड locations from where you can spy on each other. डेफिनेटली क्या हो रहा है, अगर जो है स्पाई कॉन्टैक्ट्स नहीं होते तो शायद अमेरिका को पता ही नहीं चलता कि क्यूबा के अंदर क्या हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्पाई ऑन ईच अदर because it's a world politics and we are in a very vulnerable situation environment. कौन आपके लिए क्या कर रहा है, कौन आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, you never know. So it's very important to have a spy on each other. So for that reason you need a alliances. Last but not the least, for economic support. आप कितने भी अमीर हैं, आप कितने भी साउंड है, आपको पैसे की ज़रूरत होगी ही अगर आप कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। अगर सपोज सुपर पावर को ज़रूरत नहीं होगी तो हो सकता है जिसके साथ वो हम, जैसे सपोजिंगली गिव एंड टेक की बात है कि जैसे अमेरिका और इंडिया के अलायंस है, फिलहाल इस दौरान तो नहीं थे लेकिन अब इंडिया और अमेरिका के अलायंस हैं। तो अगर अमेरिका इंडिया के साथ अलायंस बनाता है तो डेफिनेटली वो चाइना के ऊपर नज़र रख सकता है, और इंडिया को ये फ़ायदा हो सकता है कि इंडिया अमेरिका से प्रोजेक्ट ले सकता है, या पैसा या फंडिंग या बहुत सी ऐसी मदद जो है वो इंडिया ले सकता है। तो वाइस एंड वर्सा होता है। तो अलायंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है, जो मेंबर कंट्री है और जो लीडर कंट्री है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक अलायंस। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू लर्न दैट। एंड तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो अमेरिका है, जो यूएसए था, वो आपका लिबरल डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट प्रमोट कर रहा था, और
और जो यूएसएसआर है वो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म प्रमोट कर रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको इतना तो समझ में आ ही गया था कि कोल्ड वॉर क्या है, किसके बीच में हुई थी, मेन लड़ाई का मुद्दा क्या था, और जब कोल्ड वॉर शुरू हुई उस दौरान क्या हुआ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ जो बहुत इम्पोर्टेंट क्राइसिस है। उसके बाद द वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और पूरा वर्ल्ड जो था वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। कुछ वेस्टर्न ब्लॉक के साथ थे, कुछ ईस्टर्न ब्लॉक के साथ थे। अच्छा, एक पर्पस और भी था अलायंस बनाने का। एक पर्पस ये था कि सपोजिंगली अगर दोनों अलायंस का कोई भी एक मेंबर किसी और अलायंस के मेंबर पे अटैक करता है तो वो पूरे ग्रुप पे अटैक माना जाएगा और पूरा ग्रुप जो है उसका जो है रिवेंज ले। तो जहाँ रिस्क भी था वहाँ एक सिक्योरिटी भी थी, और कह लीजिए एक स्ट्रेंथ भी थी कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारी मेंबर कंट्रीज हैं जो आपके लिए फाइट करेंगे। तो ये कुछ जो है सिनारियो जो थे वो कोल्ड वॉर के टाइम पे बने। उसके बाद नेक्स्ट एक एक्सटेंडेड टॉपिक कि कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या क्या हुआ, उसमें से हम वो टॉपिक है आपका एरिनास ऑफ द एरिनास मतलब क्या क्या हुआ, मतलब और बातें और इवेंट्स और क्राइसिस जो कोल्ड वॉर में हुए वो हम यहाँ पे ग्लिम्स पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम ग्लिम्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा कि एरिनास में क्या क्या हुआ। अच्छा, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो बहुत सारी जो इवेंट्स ऐसे हुए जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें ऐसा लग रहा था कि भाई कोल्ड वॉर कब हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत से इवेंट्स हुए। तो कुछ इवेंट्स जो हुए उनमें से जैसे आपको बताया कोरिया के बारे में आप जानते होंगे। इट इज़ स्टिल डिवाइडेड इनटू नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और जो नॉर्थ कोरिया है वो जो है कम्युनिज्म और जो है डिक्टेटरशिप और फोर्स्ड रूल में बिलीव करता है, और जो साउथ कोरिया है वो थोड़ा पॉजिटिव है, कैपिटलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो नॉर्थ कोरिया था उसको यूएसएसआर प्रमोट कर रहा था, और जो साउथ कोरिया था उसको अमेरिका प्रमोट कर रहा था, और दोनों के बीच में ऐसा हो गया था कि दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, और कोई कारण नहीं था, बस दे आर फाइटिंग फॉर द पावर, अपनी बात को सही कहने के लिए। और बोला जाता है कि इसके अंदर इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दोनों को शांत कराया, लड़ाई को ख़त्म कराया। तो ये जो है कोरिया जो इवेंट हुआ था, इट वाज इन 1950 एंड 53, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो था बर्लिन, इट्स इन जर्मनी। ऐसा हो गया था कि जो जर्मनी के अंदर इसका कार्टून है एक जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बर्लिन के अंदर ना एक बर्लिन वॉर कंस्ट्रक्ट कर दी थी, और बर्लिन को ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में डिवाइड कर दिया था, और यहाँ पे भी जो डिफरेंसेस थे वो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म था। तो ये एक इवेंट हुआ। जब वॉल बन रही थी तो बहुत लड़ाई हुई, कुछ लोग मरे भी, कईयों ने वॉल तोड़ने की कोशिश भी करी। तो जो वेस्ट बर्लिन के लोग थे वो ईस्ट बर्लिन में ना जा सके, ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में ना जा सके, इसलिए जो है जर्मनी के बीचों बीच जो है वो एक वॉल क्रिएट कर दी थी। जो भी एक शायद एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट था, मे भी हो सकता है वहाँ पे सिविल वॉर हो जाती या आपस में लड़ाई हो जाती, बाकी कंट्रीज़ भी उसके साथ मिल जाती और दोबारा से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, और इसके अंदर जो था लड़ाई भी हुई और कई लोग मरे भी, लेकिन कहते ना कि भाई उस लेवल पे नहीं मरे कि हम ये कहें कि भाई ये तो हॉट वॉर हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और इवेंट इसमें बताया है कॉन्गो क्राइसिस। कॉन्गो क्राइसिस में ये अर्ली 1960s में हुआ था, ठीक है। और एक इसके अंदर वियतनाम के बारे में जो है बताया जाता है। आई थिंक ये चैप्टर आपने वियतनाम के बारे में चैप्टर अपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, जिसके अंदर जो था जो वियतनाम के खिलाफ वियतनाम के अंदर जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर यूएसए भी पार्टिसिपेटेड एंड दे गिव एवरी काइंड ऑफ हेल्प इन ऑर्डर टू डिफीट वियतनाम। पर ऐसा बोला जाता है कि वियतनाम ने बहुत बुरी तरीके से जो है यूएसए को चुप करा दिया या एक तरह से हरा दिया। आपने उसके इट वाज अ ट्रेल
होचिमिन ट्रेल के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे लोगों ने बिना किसी वेपन के, बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी हेल्प के, कैसे जो है एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से, एक बहुत अच्छा जो है लिंक होने की वजह से, रोड कनेक्टिविटी की वजह से उन्होंने कभी भी अपने आप को हारने नहीं दिया, और कैसे जो है अमेरिका को थका दिया कि फाइनली दे डिसाइडेड ओके आई विल नॉट गोइंग टू कंटिन्यू द वॉर। खैर इसमें भी बहुत लोग मरे थे। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो है कोल्ड वॉर का इफ़ेक्ट देखने को मिला था। तो इन सब जगहों पे लड़ाइयाँ हुई, लोग मरे, और जो है मास किलिंग हुई, और डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बहुत ह्यूज मिलिट्री अटैक्स हुए। लेकिन फिर भी बाद में यही बोला जाता है कि इतना ज़्यादा ह्यूज नहीं हो पाया, ये इतना ज़्यादा जो है एक्सटेंट पे नहीं आ पाया कि हम कह सकें कि भाई कोल्ड वॉर जो है वो अब हॉट वॉर का रूप ले रही है। तो एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर में बेसिकली हम यही दिखा रहे हैं कि ये 5 जो केसेस हुए थे, इसको भी ज़्यादा डिटेल में जो इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ने के वो कोरिया और बर्लिन ही है। तो इनके बारे में आप थोड़ा बहुत अगर जानकारी ले लेंगे तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर, इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को आप कवर कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती यू कैन आस्क मी। खैर इसके बाद मैं थोड़ा और आगे आपको पढ़ाना चाहूँगी कि अब जो सिनेरियो ऐसा हो गया था कि वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1945 से, हम 1961, 62, 70s पे आ गए, और अब ये टाइम ऐसा भी था कि जिसके अंदर जो था एक नई पॉलिटिक्स एमर्ज हो रही थी। क्या पॉलिटिक्स थी वो मैं आपको बताती हूँ। 1945 में तो लड़ाई शुरू हो गई थी, कोल्ड वॉर शुरू हो गया था, और 1947 में इंडिया जो था वो आज़ाद हुआ था। ठीक है, अब इंडिया आज़ाद हुआ था और 200 साल की सब्जुगेशन के बाद, कॉलोनिज्म के बाद इंडिया फाइनली गॉट इंडिपेंडेंस। वो भी बहुत आसान नहीं था, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, और प्रिंसली स्टेट्स की दिक्कत थी। ये हम आगे पढ़ेंगे, अगर आप सेकंड बुक में आपने देखा भी होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इंडिया जैसे बहुत सी कंट्रीज़ थी, जैसे कि इजिप्ट हो गया, और इंडोनेशिया हो गया, घाना हो गया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो एमर्ज हो रही थी, न्यूली इंडिपेंडेंट हो रही थी, और ब्रिटेन ने सबको छोड़ दिया था। अपना सब्जुगेशन, उनका जो पावर थी, स्ट्रेंथ थी, वो वीक पड़ रही थी, एंड दे आर फाइनली डिसाइडेड कि वी विल गोइंग टू फ्री एवरी कंट्री। तो इंडिया गॉट एन इंडिपेंडेंट। ठीक है, उस समय जो हमारे मेन लीडर्स थे वो, उनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू फॉरेन रिलेशंस को लेके बहुत सेंसिटिव थे। उनको लगता था कि अगर फॉरेन रिलेशंस अच्छे होंगे तो डेफिनेटली हमारा सर्वाइवल ईजी होगा, और अगर फॉरेन रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। पहली बात तो उनके दिमाग में ये क्लियर थी। दूसरी बात, वो ये मानते थे कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो आजकल बड़ी सेंसिटिव है, और अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, और दोबारा से हम कोई और दुश्मनी लेने के हालात में नहीं है। कह लीजिए कि हमारे वो औकात ही नहीं थी कि हम जो है इस चीज़ को समझें, और कि ठीक है अब हम यूएसए के साथ अब हम करेंगे और यूएसएसआर से दुश्मनी ले लेंगे, या यूएसएसआर से दोस्ती करेंगे, यूएसए से दुश्मनी ले लेंगे। ये हालात ही नहीं थे हमारे। हम चाहते ही नहीं थे कि हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करिए। पहले से ही क्लियर था जवाहरलाल नेहरू के माइंड में कि मैं, कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन ना करूं। ऐसे कुछ और लोग थे जो ये सेम सोच रखते थे। एक तो थे जो एक का नाम था, एक तो थे यूगोस्लाविया, एक जो लीडर थे, दे आर फ्रॉम यूगोस्लाविया, जिनका नाम था जोसेफ ब्रॉज टीटो। ठीक है, एक हमारे इंडिया से थे चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और देन वी हैव इजिप्ट, एंड वी हैव गमाल अब्देल। ठीक है, ये 3 लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई हमारा माइंड क्लियर है, और हम लोग जो हैं कोशिश ये करते हैं, चलो कोशिश करते हैं
कि टू स्टे अवे फ्रॉम दीज 2 पावर ब्लॉक्स, ठीक है। और इनका जो आइडिया था वो 2 और लोगों ने सपोर्ट किया। एक तो थे इंडोनेशिया से, जिनका नाम था सुकार्नो, और एक थे आपके घाना से जिनका नाम था क्वामे नक्रुमा। ठीक है, ये 5 लोग थे, ये 3 लोग थे और बाकी 2 थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था कि दे हैव डिसाइडेड कि हम किसी पावर ब्लॉक को नहीं ज्वाइन करेंगे। तो इन्होंने जो है एक नया मूवमेंट शुरू किया, एक पीसफुल मूवमेंट जिसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज लूँगी और इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी, और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी कहीं पे आपको डाउट है, डू राइट एंड प्लीज़ आस्क if anything is not clear, and I'm 24 hours available on Study Khazana. Thank you so much.